को देखा तो बोले तो ठंडा है, दूसरे ने कहा नहीं ये तो गर्म है, तीसरे ने कहा कि ये गर्म भी है और ठंडा भी है। तो ये इन तीनों व्यक्तियों का वचन व्यवहार करते हैं। इस प्रकार वस्तु के दो धर्मों को कोई एक साथ कहना चाहे तो वह नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार में एक शब्द उन दोनों धर्मों में से किसी एक का ही कथन कर सकता है। नहीं कह सकने संबंधी ये चौथा वचन व्यवहार है। यानी यदि किसी वस्तु की तासीर गर्म है तो वो गर्म ही है, आप ये नहीं कह सकते गर्म ठंडी दोनों हैं। ऐसी किसी वस्तु की तासीर ठंडी है तो वो ठंडी है। तो एक बार में एक ही धर्म का विवेचन हो सकता है एक वस्तु के बारे में। या जैसे किसी भी अपना जो उपयोग है एक बार में एक ही विषय पर लग सकता है, ऐसे ही यदि किसी वस्तु के बारे में विवेचन देना है तो एक बार में उसके एक ही धर्म के बारे में आपको बताना पड़ेगा। वस्तु के दो धर्मों को कोई एक साथ कहना चाहे तो वह नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार में एक शब्द उन दोनों धर्मों अच्छा या बुरा में से किसी एक का ही कथन कर सकता है। नहीं कह सकने संबंधी ये चौथा वचन व्यवहार है। उक्त चार प्रकार के वचन व्यवहार को दार्शनिक भाषा में स्यात् सत्, स्यात् असत्, स्यात् सत् असत् और स्यात् अव्यक्त व्यक्तत्व कहते हैं। सप्तभंगी में ये चार मूल वेद हैं, अर्थात क्रमांक 4 के साथ अलग अलग 1, 2, 3 को जोड़ने से 5वां, 6वां, 7वां वेद और बन जाते हैं। अब ये कहते हैं विस्तार से दिए हुए हैं। सत, स्यात्, शत क्या कहता है? किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बोध होता है, जैसे घड़ा लाल है। और स्यात् असत यानी निगेटिविटी में चले गए, किसी वस्तु के नास्तित्व के बारे में बोध होता है, जैसे घड़ा लाल नहीं है। यानी एक पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया। तीसरा कहता है कि इसमें किसी वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व के बारे में एक साथ बोध होता है, जिससे घड़ा कभी लाल रंग का हो सकता है, कभी लाल रंग का नहीं हो सकता, काले रंग का भी हो सकता है। उसे व्यक्त करने के लिए मिश्र वाक्य की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात घड़ा लाल भी है और लाल नहीं भी है। ये सब स्याद्वाद का ही एक तरह का अंग है, सप्तभंगी भी, 7 आस्पेक्ट। चौथा कहता है स्यात् अव्यक्तत्व। जब परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उसका यथार्थ रूप स्यात् अव्यक्तत्व है। जैसे घड़ा पकते समय कुछ काला रह जाता है और पकने पर लाल हो जाता है। यदि ये पूछा जाए कि सभी अवस्थाओं में घड़े का रंग क्या है, तो सही उत्तर यही हो सकता है कि इस दृष्टि से घड़े के रंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यही स्यात् अव्यक्तत्व है। 5वां है स्यात् अस्ति अव्यक्तत्व। इसका अर्थ है स्यात् है और अव्यक्तत्व है। किसी विशेष दृष्टि से हम घड़े को लाल कह सकते हैं, परंतु जब दृष्टि का स्पष्ट निर्देश नहीं हो तो वह घड़े के रंग का वर्णन असंभव हो जाता है। अत व्यापक दृष्टि से घड़ा लाल है और अव्यक्तत्व भी है। यानी दिख तो रहा है लाल है, लेकिन कह नहीं सकते। नास्ति, स्यात् नास्ति अव्यक्तत्व, दूसरे और चौथे भंग को मिलाने से यह 6वां भंग बनता है। इसका अर्थ होता है कि स्यात् नहीं है और अव्यक्तत्व भी है। जैसे घड़ा लाल नहीं है लेकिन वो कहने में समर्थ नहीं है। 7वां है स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तत्व। तीसरे और चौथे भंग को जोड़ने से ये 7वां भंग बनता है। इसका अर्थ है स्यात् है, स्यात् नहीं है। अस्ति नास्ति एक शब्द में एक साथ कथन न हो सकने से अव्यक्तत्व भी है। उदाहरण कैसे दे रहे हैं? सप्तभंगियों की सार्थकता को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी ने पूछा आप ज्ञानी हैं? इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ ना कुछ तो जानता ही हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं स्यात् ज्ञानी हूँ, किंतु मुझे आगम का ज्ञान है, किंतु अन्य ऐसे अनेक विषय हैं जिनका मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इस अपेक्षा से कहूँ कि मैं स्यात् अज्ञानी हूँ तो भी अनुचित नहीं होगा। कितनी ही बातों का ज्ञान और कितनी ही बातों का ज्ञान नहीं है, अतः मैं ये कहूँ कि मैं स्यात् ज्ञानी हूँ और अज्ञानी भी हूँ तो भी असंगत नहीं होगा। अगर इस दुविधा के कारण मैं कहूँ
इतना ही कहूँ कि मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूँ या नहीं, तो मेरा वचन असत्य नहीं होगा। इन्हीं आधारों पर सत्यता के साथ ये भी कहा जा सकता है कि मुझे ज्ञान तो है, फिर भी कह नहीं सकता। ज्ञान तो है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ज्ञान बहुत होता है, लेकिन वो जब चर्चा में बैठते हैं तो बोल नहीं पाते, उनके वक्तव्य निकल नहीं पाते। इन्हीं आधारों पर सत्यता के साथ ये भी कहा जा सकता है मुझे कुछ ज्ञान तो है, फिर भी कह नहीं सकता कि आप जिस विषय को मुझसे जानना चाहते हैं उस विषय पर प्रकाश डाल सकता हूँ या नहीं, उसमें खुद में ये कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी बात को दूसरी बात से भी ये कह सकते हैं कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, फिर भी संभव है आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूँ। बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी जैन धर्म नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उनके अंदर ज्ञान होता है और वो कुछ उसमें कह सकते हैं। अर्थात अथवा इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि मैं कुछ ज्ञानी भी हूँ, कुछ नहीं भी हूँ, अतः ये नहीं कह सकता कि प्रकट विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं। ये समस्त 7 वचन प्रणालियाँ अपनी अपनी सार्थकता रखती हैं तथा पृथक पृथक रूप में वस्तु के एक एक अंश को ही प्रकट करती हैं, इसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। अब जैसे कोई पानी है रखा हुआ है, वो ठंडा है, लेकिन उबलने के बाद कोई कह रहा है नहीं ये तो गर्म है। अगर गर्म है तो फिर अग्नि क्यों बुझा रहा है? आपने अग्नि के ऊपर डाला लेकिन वो अग्नि बुझा रहा है। अब जिसने कहा नहीं पानी तो शीतल है, अब वो भी सही हो गया, लेकिन किसी ने हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया तो वो भी सही हो गया। उसने कहा पानी गर्म है, वो भी सही है, लेकिन उसने कहा नहीं गर्म नहीं है, ठंडा है, मैं अभी आग पर डाल कर दिखाता हूँ। उसने आग पर डाला तो आग बुझ गई, पानी तो ठंडा है। तो ये अलग अलग तरीके से ये सब एक अनेकांतवाद, ख्यातवाद और तत्वभंगी को ये ऐसा बताया गया है कि ऐसे ऐसे वस्तु का स्वरूप हो सकता है, तो इसके लिए वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। अब आता है प्रमाण। प्रमीयते इति प्रमाणम, जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हित की प्राप्ति व अहित का परिहार ज्ञान से ही होता है, अतः वस्तुतो ज्ञान ही प्रमाण है। ये 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण मन और इंद्रियों की सहायता के बिना अर्थात आत्मा से जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अवधि ज्ञान व मन परे ज्ञान देश प्रत्यक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो केवली भगवान अपने आत्मा से जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान को तो देश प्रत्यक्ष माना गया है और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। और दूसरा है परोक्ष प्रमाण। इंद्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश आदि की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। यदि ज्ञान आत्मा के अलावा अन्य निमित्त से होता है तो वो मति और श्रुति परोक्ष प्रमाण है। जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट नहीं जाने वे परोक्ष प्रमाण है। इसके 5 वेद हैं। स्मृति यानी पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसे याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते हैं। जैसे कभी बचपन में जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया और 50 साल बाद फिर वो जड़ी बूटी हमारे सामने आई तो हमने पहचान लिया कि ये सुगंध कोकिला है, अगर है, तगर है, माच्छिक है या इस तरह की कोई भी वस्तु। प्रत्यय विज्ञान पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करना प्रत्यय ज्ञान है। जैसे नील गाय के बारे में सुना था, गाय जैसी होती है, बाद में देख लिया और निश्चय कर लिया। यही सुना था कि एक पशु है, उसकी लंबी सूंड है, 4 पैर हैं, एक पूँछ है और बहुत लंबा हिलता डुलता चलता है। सुना था, देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही हाथी सामने आया तो याद आ गया नहीं हाथी यही है। जैसे जिराफ हमने कभी नहीं देखा और वहाँ गए मैसूर में चिड़ियाघर में देखा तो पहचान लीजिए यही जिराफ है। तर्क किसी वस्तु या तत्व के बारे में अनिश्चय की स्थिति होने में पर से चर्चा का निर्णय करना तर्क है। तर्क सदा ज्ञानात्मक एवं सकारात्मक होता है। जैसे आत्मा की स्वानुभूति नहीं होने पर के माध्यम से अनुभव के संबंध में विचार विमर्श कर आत्मा के एकत्व का निर्णय करना तर्क से निर्णय हुआ। बिना आत्मा के चेतन नहीं होता और बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। ये भी तर्क के आधार पर निर्णय करना ही है कि जैसे कहीं धुआं दिख रहा है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं अग्नि तो जल रही होगी।
अनुमान लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना, जैसे कहीं पर धुआं उठ रहा है तो अनुमान लगाना, निश्चय करना कि वहाँ पर अग्नि है। आगम, जिन्हें भगवान के वचन के आधार पर पदार्थ को जानने को आगम कहते हैं। जैसे शास्त्रों के द्वारा ये जाना जाता है कि लोक का स्वरूप कैसा है, ये आगम का प्रमाण है। प्रमाण, आगम भी हमारे लिए प्रमाण है, जिससे हम आज जैन धर्म को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हो गया। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से पूजा लोकालोक, वाणी मत करो सदा से दूरो, ये जिन वाणी भाषी